टेस्ट में काइनेटिक्स पूरा आना है, सॉल्यूशंस में वांट ऑफ फैक्टर से एंड तक आना है, ठीक है। केमिकल तो आना ही, डिस्काउंट जो है वो केमिकल उसमें सॉरी सॉल्यूशन चैप्टर में ही हो सकता था, सिलेबस में उतना कर दिया। आयनिक क्या क्या केमिकल इक्विलिब्रियम तो आएगा दीदी, और क्या। खूब सारा आएगा, तुम तो सब पढ़ लो। सॉल्यूशन चैप्टर में वांट ऑफ फैक्टर से एंड तक क्या हो गया, तो पूरा मान लो फिर, और क्या कर सकते हैं फिर इसमें। अब तुम कहो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछोगे तो उसमें तो मोलैरिटी कैलकुलेट होती है, मोलैरिटी तो इसमें क्या कर सकते हैं। इससे ज्यादा सिलेबस का डिस्काउंट के लिए तो पैसे लगेंगे अलग से भैया। 100 रुपए पर पर्सन दे दो तो सॉल्यूशन काट दूंगा मैं। 200 रुपए पर पर्सन दे दो तो केमिकल इक्विलिब्रियम में काट दूंगा। और 500 रुपए पर हेड दे दोगे तो ओएमआर में ही भर दूंगा तुम्हारा। नीट के पेपर के लिए अरे बहुत मार रही है पुलिस भैया, थाने में बैठा के इस बार जो भी पकड़े गए हैं ना, 3rd डिग्री दी जा रही है उन्हें। लास्ट स्टोइकियोमेट्री वाले 3 रूल्स लिखे थे हमने। रिएक्शन को रिवर्स करने पे के का 1/k हो जाएगा। दूसरा, मल्टीप्लाई डिवाइड करने से पावर में वो नंबर यूज में आता है। लास्टली, 2 या ज्यादा रिएक्शन ऐड होंगी तो के मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हमने लास्ट में जो 2-3 बातें लिखी थी उसको समझ लीजिए, क्वेश्चंस में वो आपको अप्लाई होते दिखेंगी। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एडिंग नहीं होनी है, केवल रिवर्स है, मल्टीप्लाई डिवाइड है या बोथ है, तो आपने ये लिखा था एक पॉइंट कि उसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करती, रिवर्स पहले कर लो मल्टीप्लाई डिवाइड बाद में, या पहले मल्टीप्लाई डिवाइड फिर रिवर्स, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। अगर एडिंग होनी है तो एडिंग हमेशा लास्ट में होगी। आप अभी क्वेश्चंस में देखेंगे कि जो लास्ट में रिएक्शन लानी है वही आपका रेफरेंस पॉइंट है कि आप उसको फिट करने की क्वेश्चंस की मदद से, तो आप उसके हर नाम को पहले से अरेंज या फिट करने की कोशिश नहीं करें, उसके सेलेक्टेड कंपाउंड्स को ही फिट किया जाएगा, कुछ एडिंग पे अपने आप फिट होंगे। तो आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखाया गया था, ओनली अरेंज दोज कंपाउंड विच अपीयर इन वन रिएक्शन, जो एक एक रिएक्शन में दिखेंगे बस उन्हीं को फिट करना है, जो मल्टीपल जगहों पे दिखेंगे उसको फिट नहीं किया जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनता है इस पे, देखिए मान लीजिए ये मैंने रिएक्शंस लिखी, ये 3 रिएक्शंस दी हैं और ये वाली हमें लानी है। तो आपको इस लास्ट रिएक्शन को देख के अपने आप ही रूल्स दिमाग में दिखने लगेंगे कि क्या क्या किया जाए उन रिएक्शंस में जिससे कि ये रिएक्शन क्रिएट हो। तो हमने इस लास्ट रिएक्शन को पढ़ा और पहले कंपाउंड का नाम पढ़ा CH4। मैंने आपसे पूछा इसे फिट करें कि नहीं, इसे फिट करें, कैसे पता लगा? ये 3 में से एक ही रिएक्शन में है तो इसको फिट करना जरूरी है। क्या करें उसके लिए? 3rd वाली को रिवर्स कर दें,
थर्ड वाली को रिवर्स करना पड़ेगा। अगले नाम पे आ जाए, 2O2। O2 इस रिएक्शन में भी है, इस रिएक्शन में भी है। रूल बोला गया था जो कई जगह दिखे उसे फिट मत करिए, तो आप 2O2 को छोड़ के और आगे बढ़ जाइए। अब आपको CO2 चाहिए RHS में, ये फर्स्ट रिएक्शन में है, औरों में नहीं है, एक ही जगह है, इसलिए इसको फिट कर रहे हैं, और ये ऑलरेडी फिट है, ये ऑलरेडी सही जगह पे बैठा है, ना आपको इसमें स्टोइकोमेट्री बदलनी है, ना इसकी जगह बदलनी है। इसका मतलब है पहली रिएक्शन को अनचेंज या सेम रखना है, सही बात है। और आखिरी कंपाउंड है ट्वाइस H2O, ये दूसरी रिएक्शन में जगह ऑलरेडी सही है, RHS में है, पर इंटू 2 करना है, तो पूरी रिएक्शन ही इंटू 2 कर दी जाएगी। अब आपके टाइम की बचत एक्चुअली इस स्टेप में होती है। मैं पहली बार ये क्वेश्चन दिखा रहा हूं तो ये चीजों को मैं रिएक्शंस पे करके दिखा दे रहा हूं, अदरवाइज आपको रिएक्शंस पे करके देखने की जरूरत नहीं है, सीधे ये जो रूल लगा है के पे अप्लाई कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। अभी फर्स्ट टाइम है तो थर्ड रिवर्स करके कैसी दिखती मैं दिखा रहा हूं। कैसी दिखती, CH4 इधर आ गया होता, C+2H2 उधर हो गए। बोलिए के को क्या लिखते, ये जो के पहले 2 था अब 1/2, रेसिप्रोकल वाला रूल लग गया इसमें। पहली रिएक्शन सेम सेम कॉपी कर दी, C+O2 CO2, के सेम रह गया 5। और सेकेंड रिएक्शन डबल करी गई है, थ्रू आउट इंटू 2 करके बोलिए, 2H2 + O2 2H2O, और इसका के जो पहले 3 था अब 6 नहीं 9 हो जाएगा, पावर में जाएगा वो 2, और 3 का स्क्वायर 9, ये आपका नया के है। और इसीलिए हमने बोला था कि एडिंग लास्ट में करनी चाहिए। अब हमने अगर ऐड किया तो जो चीजें नहीं चाहिए वो भी कटते दिख जाएंगी आपको, जैसे कि कार्बन नहीं चाहिए और 2H2 नहीं चाहिए, ये कट गए। और जिसको एक को छोड़ दिया था ये बोल के कि ये मल्टीपल जगह पे आ रहा है, अपने आप ही इसका कुछ होगा, वो हो चुका है उसका अपने आप, वो 2O2 ऐड होके 2O2 आ चुके। लेकिन आपको ये एडवाइस दी जा रही है कि आपको ये स्टेप करने की बार बार जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इस रिएक्शन को देखकर ही दिमाग में ये रूल्स बना रहे हो तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि मैंने इसको देख के ही रूल बनाए हैं, तो ऐड करने पे ये आएगा ही आएगा। बिना बात काटा पीटी करने में टाइम वेस्ट नहीं करें, सीधे तो रूल समझा उसको के वैल्यूज पे अप्लाई कर दीजिए। तो फाइनल जो के है वो क्या होगा, इन सबका सम, इन सबका मल्टीप्लाई। आमतौर पे इस तरह के क्वेश्चंस में जो पुराने के होंगे वो भी नंबर में दिए आएंगे, नए वाले का भी नंबर ही पूछा होगा। लॉजिकली स्पीकिंग उन पुराने वालों की भी कुछ ना कुछ यूनिट हो सकती थी और नए वाले की भी कुछ ना कुछ यूनिट आ सकती थी, लेकिन यूनिट पे इस तरह के क्वेश्चन में उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। टेक्निकली इनमें फिजिकल स्टेट्स लिखूंगा तो हर के यूनिटलेस होना जरूरी नहीं है, और लास्ट के का भी नंबर विदाउट यूनिट आना जरूरी नहीं है, बट पर्पस इस मैथ्स का ये दिखाना होता है कि नंबर में कितना बदल गया। तो मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन में के आगे यूनिट मेंशन आ नहीं रही होती। क्लियर है स्टेप क्या हुए? इसी की दूसरी वैरायटी ऐसी हो सकती है, K1 K2 K3 सिंबल लिख के छोड़ दिए और बोला फाइनल वाली रिएक्शन का K1 K2 K3 के टर्म्स में लिखिए, वो भी लिख ही देते। तो ये वाला K1 एज इट इज दिखता, K2 स्क्वायर 3 का 9 लिखा ही है, और K3 वाला 1/K3 हो जाता, वो सब मल्टीप्लाई करके लिख देते, तो सिंबल्स के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं।
क्या सैटरडे के प्लान बना रहे हैं? और सैटरडे है आज, पार्टी वार्टी होती है आज भी। फोन नहीं उठा रहा ना मैं, वो काउंटर वाला आया था कि सर घर से फोन आया है, भाभी जी ने बोला है सब्जी लेके आना। सिंपल सीधा सा क्वेश्चन ही है ये। इस रिएक्शन को जो लिख के दी गई है, इसका केपी लिखेंगे तो प्रोडक्ट वाला PCl5 पार्शियल प्रेशर पावर में 1 अपॉन में PCl3 का और Cl2 का पार्शियल प्रेशर भी पावर 1, ये सब दिए हुए हैं और इक्विलिब्रियम बोल के दिए हैं, तो ये पार्शियल प्रेशर यहां सीधे पुट हो जाएंगे। PCl5 वाला 0.5 और 0.01 ये वाले पुट हो गए। आ गया केपी? रुक जाए, ये जो भी आंसर आ रहा है ये 5/0.1 यानी 50। एक मिनट 0.1 ये केपी है जो रिएक्शन दी हुई आई, सही है। अब इसमें ये रूल तो लगा ही नहीं गई, अब ये रूल यहां लगना है। आपकी जो रिएक्शन है उसमें PCl5 बनते हुए दिखाया गया है, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ PCl5, उसका केपी अभी हमने ये निकाला है, ये आ रहा है 2 ATM इनवर्स यूनिट में। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ फॉर्मेशन, वो उल्टा दिखना चाहिए था आपको, PCl5 PCl3 और Cl2 में टूटता हुआ, और इसका केपी पिछले वाले का रेसिप्रोकल होगा। या नंबर भी चेंज हो चुका होगा, और जैसा मैंने कहा एक्चुअली में ये सब करने पे डेल्टा एनजी की वैल्यू भी चेंज हो रही होती है, तो लॉजिकली स्पीकिंग के का यूनिट भी बदल रहा होता है। अगर पहले वाला के 1 बाय प्रेशर यूनिट में एटीएम इनवर्स में था, तो रेसिप्रोकल के बाद अब एटीएम 1 पावर में आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन में एक ट्रेडिशनल वैरायटी देखी गई है। हम कई बार बहुत जो आसान क्वेश्चन है उसमें एक चैप्टर में कोई दूसरे चैप्टर की चीज यूज में आ रही होती है तो देख के घबरा जाते हैं। तो आपको इसमें एक क्वेश्चन ऐसा मिलता है जिसमें लिखा हुआ आएगा के इक्विलिब्रियम फॉर, रिएक्शन लिखी है सिस टू ब्यूटीन रिवर्सिबल ट्रांस टू ब्यूटीन इज। अब वो सिस ट्रांस देख के ही भाग लिया अपन कि भैया इक्विलिब्रियम में ऑर्गेनिक कहां से आ गई, और वो बहुत सिंपल सीधी बात पूछ रहा होगा, सिस से ट्रांस का के इतना है तो ट्रांस से सिस वाले का के कितना है।
तो उसमें बस 1 करना है, उसमें अल्फा बीटा डेक्स्ट्रो लीवो कुछ भी लिख दो आप, आपको उसके नामों से कोई मतलब ही नहीं है। ए गिव्स बी रिएक्शन को बी गिव्स ए लिखना है तो 1/k करना है, वो उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा हो तो भी रूल तो वही रहेगा। तो उसमें नाम देख के घबराना नहीं है। अक्सर इसका सबसे आसान क्वेश्चन वो सिस ट्रांस वाला ही आपको बुक्स में मिलेगा, वो सिर्फ रिएक्शन को उल्टा बोला गया है और के को 1 करके आंसर आ जाता है। हमने स्टोइकोमेट्री रूल से पहले जो एक्चुअल फैक्टर है केपीकेसी का वो कौन सा पढ़ा है? टेम्परेचर। ये फैक्टर्स अफेक्टिंग नहीं है, हमने मना किया था कि रिएक्शन बदल जा रही है तो इसको फैक्टर ऑफ के नहीं बोलते, ये मैथमेटिकल चीज है जिससे रिएक्शन भी नई बन रही है, के भी एक नई रिएक्शन का निकल रहा है। अब एक दूसरा जो एक्चुअल सिंगल फैक्टर टेम्परेचर था उसका क्वेश्चन देखें, लिखिएगा डेटा है क्वेश्चन के। equilibrium constants of a reaction at 300 Kelvin and 400 Kelvin. Equilibrium constants of a reaction at 300 Kelvin and 400 Kelvin are 10 to the power minus 8 and 10 to the power minus 10 respectively. 10 power minus 8 and 10 power minus 10 respectively. Which of the following is correct? वांट ऑफ इक्वेशन में हमने 3 रिजल्ट्स टेम्परेचर को लेके देखे थे। एक में टी बढ़ने पे के भी बढ़ता है, एक में टी और के अपोजिट चलते हैं, और एक में के इंडिपेंडेंट ऑफ टी आया था। आपको क्वेश्चन में 2 सेट ऑफ डेटा दिए हैं जिससे आप ये चेक कर सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है या कम, और उससे के बढ़ रहा है या कम हो रहा है। जो आपको रिजल्ट दिखेगा उससे एंडो एक्सो वो पता लग जाता है, और उसी को थोड़ा सा ट्विस्ट करके ये फॉरवर्ड बैकवर्ड वाली बात पूछी है। टेम्परेचर में शुरू में 300 बाद में 400 बोला है, यानी टी इज इंक्रीजिंग, सही बात है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में पहले 10 पावर माइनस 8 बाद में 10 पावर माइनस 10 दिया है, ये हो रहा है कम, और हमने टी और के उल्टा चलते हैं, ये रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक के लिए देखा है। तो सबसे इजी ऑप्शन क्या हो सकते थे? डेल्टा एच में 0, डेल्टा एच में प्लस, तो डेल्टा एच में माइनस वाला आप टिक कर देते। वही डेल्टा एच नेगेटिव को कोलिजन थ्योरी वाले फॉर्मूले पे ले जाए हम। डेल्टा एच का फॉर्मूला वाज ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड, और वहां पे आपने थ्योरी में लिखा भी है रिजल्ट। वापस यहां डेल्टा एच अगर नेगेटिव पुट करेंगे तो ई ए फॉरवर्ड लेस देन ई ए बैकवर्ड दिख जाएगा। नॉर्मल सिनारियो में टेम्परेचर का क्वेश्चन यही वाला बनता है। 2 सेट ऑफ डेटा से आप इंडिपेंडेंट या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर देख के डेल्टा एच का 0 या प्लस या माइनस प्रेडिक्ट करते हो। वर्स्ट केस सिनारियो हो सकता है कि पूरी मेरे को मेहनत सॉल्विंग करानी हो, और मैंने आपसे इसी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में वो डेल्टा एच जिसको आपसे नेगेटिव आया ये बता रहे हो, मैंने कहा एग्जैक्टली निकाल के बताओ, और हम कह रहे हैं इन किलो कैलोरी मुझे वो डेल्टा एच निकालना है। तो ये वांट ऑफ इक्वेशन का जो पूरा फॉर्मूला है वो पूरी मैथ्स अब आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। लॉग के इक्विलिब्रियम 2 बाय के इक्विलिब्रियम 1, इसमें ये वाले रख देते हैं। 10 पावर माइनस 10
10⁻⁸ इक्वल टू डेल्टा एच निकालना है, अप्रोक्स में 2.3 किलो कैलोरी के हिसाब से 2 इंटू 10⁻³ ये आपके आर की वैल्यू होती, और T2 माइनस T1 में 400-300 का डिफरेंस ऊपर, और T1 T2 मल्टीप्लाई में नीचे उन दोनों का मल्टीप्लाई दिखता। तो ये आंसर आगे पीछे आराम से आ जाएगा, बट विल टेक टाइम। लेकिन अगर इस पे न्यूमेरिकल बनना है तो 1 एंड ओनली 1 डेल्टा एच पूछने वाला ही बन सकता है, ताकि इधर लॉग आराम से सॉल्व हो जाए। आपके पास अल्टीमेटली लॉग में 10⁻⁻² बच रही है, जिसे आप माइनस का 2 इंटू लॉग 10 या -2 लिख पाओगे। इधर आराम से आपके पास जो जो चीजें बच रही हैं वो देख लें। डेल्टा एच समथिंग इन माइनस साइन के साथ ही आएगा। माइनस एक्सोथर्मिक में पहले भी डिसाइडेड था, यहां पे भी आपको दिख रहा है एक साइड माइनस क्रिएट हो चुका है। ये पूरा RHS साइड है, LHS जो है -2। $11.505 जो भी, ऐसे वाले के चांसेस कम है। इन जनरल वांट ऑफ इक्वेशन के रिजल्ट से केवल साइन ही प्रेडिक्शन पूछा जाता है, वो आराम से प्रेडिक्ट हो जाएगा। फुल लेंथ न्यूमेरिकल ऐसा काइनेटिक्स में भी बना हुआ है, वहां पे पॉपुलर वैरायटी है। काइनेटिक्स में अक्सर पूछते हैं, K1 K2 2 बार के दे दिए, फाइंड EA ऑफ रिएक्शन, वो क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है। जो भी है वो देख लेना, मैंने सॉल्व नहीं किया है। 0.4 कर दो भैया। एडिंग रूल नहीं लगेगा तो आप क्वेश्चन को मेंटल मैथ्स दिमाग में ही आराम से कर सकते हैं। इस रिएक्शन से ये लाने के लिए दिख रहा है, किसी और में से जोड़ना तो नहीं पड़ेगा। तो आपको यहां से यहां आने के लिए क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है आसानी से दिख रहा है। सी इधर से इधर, ए और बी इधर से इधर भेजने यानी रिवर्स हुआ है, और
1/2 से मल्टीप्लाई हुआ है या 2 से डिवाइड हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं। तो सेकेंड रिएक्शन इज फर्स्ट का रिवर्स एंड डिवाइड बाय 2। मल्टीप्लाई बाय हाफ बोले या डिवाइड बाय 2 एक ही बात है वो। और इसको किसी भी सीक्वेंस में करें तो रिवर्स का रूल क्या है? रिवर्स का रूल क्या है? 1/k हुआ होगा और डिवाइड बाय 2 होने के बाद उस 1/k पे स्क्वायर रूट यानी आधी पावर लग गई होगी। तो ये नया k डैश स्क्वायर रूट ऑफ 1 जो ओरिजिनल दिया था उससे 100 आ जाएगा। फोर अमोनिया कैसे आएगा? दूसरे नंबर की रिएक्शन रिवर्स भी होगी, 2 से मल्टीप्लाई भी होगी। तो सेकंड रिएक्शन रिवर्स एंड इनटू 2। अब रिएक्शन लिख के टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, इसके K2 पे क्या असर पड़ा होगा? रिवर्स करने से K2 का 1/K2 हो गया होगा और पावर में स्क्वायर भी आ गया होगा। ये 4 अमोनिया फिट करने के हिसाब से सोचा गया है, क्योंकि अमोनिया 3 में से सिर्फ पहली रिएक्शन में है। उसको फिट करने के लिए आपको सेकेंड रिएक्शन को रिवर्स एंड डबल करना है। रिवर्स पे K2 का 1 हुआ होगा और डबल पे उस पे स्क्वायर आया होगा। 4 अमोनिया के बाद 5O2, ये आप स्किप कर दोगे कि O2 तो कई जगह दिख रहा है, हमें नहीं फिट करना। 4NO, पहले वाली रिएक्शन डबल होनी है, डबल होनी है तो K1 पे स्क्वायर आना है। इसमें रिवर्स नहीं हुआ तो 1 नहीं हुआ है, केवल डबल की वजह से स्क्वायरिंग हुई है। थर्ड रिएक्शन क्यूब हो जाएगा K में, क्योंकि थर्ड रिएक्शन में 2 H2O हैं, 6 H2O लाने के लिए आप उसको इंटू 3 कर रहे हैं। अगर हर क्वेश्चन को क्रॉस चेक करना चाहेंगे तो ये रिएक्शंस पे ये रूल्स अप्लाई करके ऐड करके देख लीजिएगा, फालतू चीजें कट जाएंगी और यही रिएक्शन आ जाएगी। तो थर्ड वाली रिएक्शन का K3 क्यूब हो चुका है और अब ये जो भी दिख रहे हैं इनको आपको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि रिएक्शंस ऐड हुई होंगी तो ये वाली रिएक्शन आएगी आपके पास और K इक्विलिब्रियम इन सबके मल्टीप्लाई K1 स्क्वायर इंटू K3 क्यूब अपॉन K2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों तरह के क्वेश्चंस टेम्परेचर वाले पे एक ही पॉसिबल क्वेश्चन बनता है, 2 सेट ऑफ डेटा से डेल्टा एच का साइन पूछना या वो डेल्टा एच सॉल्व करवाना। स्टोइक्योमेट्री में इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, नंबर बेस्ड भी या K1 K2 K3 सिंबल बेस्ड भी। वापस से आते हैं, अगर मैंने थ्योरी क्वेश्चन आपसे पूछा Kp डिपेंड्स ऑन, Kc डिपेंड्स ऑन, आपको सिर्फ टेम्परेचर टिक करना है। अगर किसी ऑप्शन में बोथ स्टोइकोमेट्री एंड टेम्परेचर लिखा भी है तो वो आपका आंसर नहीं है, ओनली टेम्परेचर ही आपका आंसर है। अब जितना ये स्ट्रांगली मैं इस बात पे वजन डाल रहा हूं कि केवल टेम्परेचर ही फैक्टर है, तो टेम्परेचर के अलावा कोई और चीज फैक्टर नहीं है, ये बहुत अच्छे से आपके दिमाग में रहना चाहिए। कई क्वेश्चन इसी बात पर बेस्ड आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक रिएक्शन लिखी A गैस गिव्स B गैस और इसका मैंने आपसे कहा Kp लिखाओ, तो आप बोलोगे प्रेशर ऑफ B
बाय प्रेशर ऑफ ए। तो जब मैं आपसे ऐसा बोल रहा हूं कि टेम्परेचर के अलावा और किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो कई बार आपको वो बात इजीली डाइजेस्ट नहीं होगी कि सर केपी को प्रेशर पे तो डिपेंड करना चाहिए ना, केपी तो प्रेशर पुट करके ही तो आ रहा है, आप यहां क्या नंबर रखोगे उसी से तो केपी आएगा, तो केपी शुड डिपेंड ऑन ए का प्रेशर बी का प्रेशर। ऐसा कैसे हो गया कि केपी इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर हो रहा है? और उसके पीछे कारण क्या है? केमिकल काइनेटिक्स में आप ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हो, जैसे रेट लॉ R इक्वल टू के ए की पावर 1 बी का स्क्वायर हो, और आपसे कहा जाए ए को डबल करने से क्या होगा, तो आप वो फैक्टर ए की ब्रैकेट के अंदर गिनते थे, उस पे जो ऑर्डर वाली पावर है उसके हिसाब से आर कितने गुना हो जाएगा बता देते थे। तो अगर ए डबल करते तो आर डबल हो जाता, आराम से प्रेडिक्ट होता था। यही बात करने के लिए अगर मैं बी डबल हुआ ऐसा बोलता, तो आप यहां डबल पे स्क्वायर 4 टाइम्स हो जाता ऐसा बोलते। तो अगर मैंने ए डबल किया तो आपने सीधे आर पे क्यों फोकस किया, आपने बी का क्या हुआ ये क्यों नहीं बताया? क्योंकि आपने उस चैप्टर में ये अपने आप से एज्यूम कर रखा है कि जो चेंज हुआ होगा वो तो आपने बताया है, तो जो आपने नहीं बताया वो चेंज नहीं हुआ होगा। यही तो लॉजिक चलता था कि इफ ए इज डबल बोला है इसका मतलब है ओनली ए इज डबल, बी को हाथ नहीं लगाया होगा, तो बी मैंने कांस्टेंट मान रखा था। तो यही थॉट प्रोसेस मैंने यहां लगवा दिया और मैंने आपसे कहा केपीए है, व्हाट विल हैपन इफ ए का प्रेशर इज डबल्ड। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि मेरे को वो काइनेटिक्स नहीं याद आनी चाहिए इस समय पे, नहीं तो आप मानने को तैयार नहीं होगे कि केपी का प्रेशर फैक्टर नहीं है। अब आप क्या बोलोगे अगर यहां कि सर आपने तो ए को डबल बोला ना, आपने बी के बारे में कुछ नहीं बोला, तो मैंने बी को रेट लॉ की तरह कैसा मान लिया, कांस्टेंट, और ये दोनों इनवर्सली दिख रहे हैं, ये डबल पे ये आधा होगा, हम तो यही बोलेंगे। और ये जवाब गलत है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में मैं बोलूं ना बोलूं दोनों के तार आपस में जुड़े हुए हैं। आप ए को डबल अकेला नहीं कर सकते, बी तो अपने आप ही बदल जाएगा। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि केपीपी ऑफ ए के इनवर्सली होगा बिकॉज ये तो कांस्टेंट रह गया, नहीं रह सकता ये कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? तो फिर जवाब देना क्या है? आपको जवाब देना ही इस लॉजिक पे है कि ऐसा क्या हुआ होगा कि केपी का कुछ नहीं बिगड़ पाया। अगर केपी का फैक्टर नहीं है प्रेशर तो कांस्टेंट आना चाहिए ना, तो क्या बोलेंगे कैसे जादू हो गया? आपको बोलना है बी अपने आप को डबल कर लेगा ताकि ये डबल कैंसिल आउट हो और केपी इंडिपेंडेंट बना रह सके। हरी बात समझ में? तो आपके उधर उधर वाली चीजें एक दूसरे पे डिपेंडेंट है इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। उधर वाले लोगों से इधर वाला के अफेक्टेड नहीं है। मान लीजिए किसी ने ऐसा केसी का कोई फॉर्मूला बना के डिराइव करके लाया, कोई मैथ्स हुई जिसमें केसी का फॉर्मूला ऐसा डिराइव होके आया, और आपसे मैंने तुरंत पूछा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल, केसी का क्या होगा? तो आप फॉर्मूले में ऐसा ही फील करोगे कि सर वी इनवर्सली तो है, वी डबल पे केसी आधा कर दो। वो गलत जवाब है। क्या बोलना है अपने को? वॉल्यूम के इंडिपेंडेंट है केसी, यानी अगर वॉल्यूम से छेड़खानी हुई होगी तो उधर के ए या एक्स में किसी में बदलाव आ गया होगा और वो वी के उस चेंज को कैंसिल आउट करेगा, नलीफाई करेगा, उसका असर केसी तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। अब अगर मैंने ऐसा एग्जाम्पल लिखाया और आपने दिमाग में ये बैठा लिया कि अच्छा उधर उधर के फैक्टर काटने, तो केपी टू रिमेन कांस्टेंट क्या जवाब है? इफ ए इज डबल बी शुड डबल। तो क्या ये रट लें कि ए में जो होता है बी में वही होता है? क्या ये रट लें ए में जो होगा बी में वही होगा ताकि केपी इंडिपेंडेंट रहे? रिएक्शन तो ए बराबर 2b भी लिखी आ सकती है ना। अब अगर ए बराबर 2b होगी तो प्रेशर ऑफ बी का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ ए, ऐसा फॉर्मूला बना हुआ है। और अब क्या जवाब बनेगा कि आपके नीचे के ए के प्रेशर को अगर डबल होना है तो ऊपर वाले को स्क्वायर होने के बाद 2 देना है, तब वो 2 से 2 कटना चाहिए। तो ऊपर वाला पी स्क्वायर शुड बिकम 2 टाइम्स, तो पी की वैल्यू √2 टाइम्स ही चेंज होगी। अगर ये √2 टाइम्स चेंज होगा तो स्क्वायर के बाद 2 टाइम्स इसको 2 टाइम्स को काटेगा। ऐसे भी क्वेश्चन बनेंगे। कहने का मतलब क्या है? जितना ये जानना जरूरी है कि केपी कैसी किससे अफेक्ट हो रहा है, उतना ही ये जानना जरूरी है कि वो किससे अफेक्ट
नहीं है, क्योंकि आपको बहुत कॉमनली ये मिस्टेक होती है कि हमारे केसी के फॉर्मूले में कंसंट्रेशन ही तो पुट हो रही है सर। आपको ऐसा फील आएगा कंसंट्रेशन पुट कर रहे हैं तो केसी निकल रहा है, लेकिन केसी कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं है। ये ऐसी चीज है जैसे किसी जगह y प्रोपोर्शनल x लिखा हो, किसी जगह y प्रोपोर्शनल x लिखा हो, अरे कर देगा वो, इधर ध्यान दो तुम। y प्रोपोर्शनल x लिखा हो, अगर x डबल करेंगे तो y डबल हो जाएगा, x आधा कर देंगे तो y आधा हो जाएगा। अब मैंने इसे लिखा y इक्वल टू के एक्स, फिर पूछा x डबल कर दे तो x डबल कर दे तो y डबल हो जाएगा, x आधा कर दे तो y आधा हो जाएगा। तो यहां तक आप x और y एक दूसरे पे निर्भर है ये दिखाना चाह रहे थे, और अब मैंने आपको ऐसा लिखाने के बाद पूछ लिया x डबल कर दे तो क्या हो जाएगा, और आप अचानक से ही बोलने लगो x डबल कर दे तो k आधा हो जाएगा, तो गलत हो रहा है ना। डिपेंडेंट वेरिएबल शुरू से कौन थे, y और x। k तो दर्शक बन के बीच में घुसा था, k का काम y और x के साथ चेंज होना नहीं है। उसी तरह से kp kc क्या है, कुछ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट टाइप है जो आपने अपनी सुविधा के लिए एक तरफ कर दी है। एक्चुअल निर्भरता किनकी थी एक दूसरे पे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे, उनमें से एक से छेड़खानी होगी तो उन्हीं के बाकी लोगों को चेंज होना है, केपी केसी को चेंज नहीं होना है। नोट लिखिए और इंपॉर्टेंट करके लिखिए। नोट और इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा इस पे। केपी कॉमा केसी, केपी कॉमा केसी only depend on temperature, kp comma kc only depend on temperature, they do not depend on any other factors, they do not depend on any other factors such as they do not depend on any other factors such as pressure, comma volume, comma concentration, comma catalyst, comma inert gas addition, etc. Do not depend on any other factor such as pressure, comma volume, comma concentration, comma catalyst, comma inert gas addition, etc. इसमें कुछ भी और लिखते रहो आप, ये लिस्ट का कोई एंड नहीं है। टेम्परेचर छोड़ के कुछ भी और बोला, क्या बोलना है, वो केपी कैसी उस पर डिपेंडेंट नहीं है। अभी स्टोइकोमेट्री 1:1 वाला एग्जाम्पल है, इसलिए एक के चेंज से दूसरे का चेंज सेम फैक्टर में चल रहा है। वो फैक्टर अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन थॉट प्रोसेस आपको यही रखना है कि आरएचएस के फैक्टर आपस में कैंसिल आउट हो जाने चाहिए, केपी केसी पे उसका इफेक्ट नहीं पहुंचना चाहिए।
मोर देन वन करेक्ट के हिसाब से चेक करिएगा ये। केपी के लिए प्रेशर या केसी के लिए कंसंट्रेशन फैक्टर्स नहीं है। इस थॉट प्रोसेस को दिमाग में रखते हुए भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें आपने एक रिएक्शन के केपी केसी का फॉर्मूला लिखना है। क्वेश्चन वाला फॉर्मूले की राइट साइड पे जो प्रेशर या कंसंट्रेशन आ रहे हैं किसी को डबल आधा करने को बोलेगा, लेकिन उसका इंपैक्ट केपी केसी इंक्रीज डिक्रीज के फॉर्म में नहीं आएगा। केपी केसी विल रिमेन अनचेंज, या तो वो ऑप्शन आपका टिक होगा, या फिर उधर और किसको कैसा चेंज होना है जिससे केपी केसी कांस्टेंट बना रहे वो आपको बताना है। या मैंने दोनों तरह के आंसर दे रखे हैं। तो अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ सी चेंज कर रहा हूं तो केसी पे चेंज नहीं आएगा, ये तो मेरा आसान वाला है, मैंने थ्योरी में याद कर लिया कि केसी इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होता है। दूसरा आंसर मेरा केसी का फॉर्मूला लिखने के बाद डिसाइड होगा। कैसा लिखें केसी का फॉर्मूला? केसी के फॉर्मूले में बी गैस है, आएगा प्रोडक्ट में बी का स्क्वायर, सी का क्यूब, अपॉन में कुछ भी नहीं क्योंकि ये सॉलिड है, हेट्रोजीनियस में ए का नाम नहीं आएगा। यानी कि बी और सी को आपस में ही एडजस्टमेंट काटापीटी करके केसी को कांस्टेंट रखना है। अब आपको सीधी सीधी मैथ्स दिखेगी। सी में डबल्ड यानी 2 टाइम्स करने को बोला गया है। उस सी को जिसको आप दुगना कर रहे हैं, फॉर्मूले में सी पे क्यूब पावर भी है, तो सी के क्यूब के लिए 2 क्यूब यानी 8 टाइम्स का इफेक्ट आएगा। मेन लॉजिक है केसी को चेंज नहीं होना। फॉर केसी टू रिमेन कांस्टेंट क्या होना चाहिए? ये जो 8 नया क्रिएट हुआ, इस 8 की बलि चढ़नी चाहिए, ये 8 बचना नहीं चाहिए, तभी केसी कांस्टेंट रह सकता है। यानी किसी और को 1/8 क्रिएट करना पड़ेगा, 8 और 1/8 कटेंगे तभी केसी कांस्टेंट आएगा। यानी कि जो सी क्यूब के अलावा बच गया उसको 1/8 नया क्रिएट कराना है। क्या बच गया है? बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर शुड बिकम कितना? 1/8 टाइम्स ऊपर वाले फैक्टर 8 जो सी क्यूब से क्रिएट हो रहा है उसका उल्टा इफेक्ट 1/8 का फैक्टर बची हुई चीज को देना है। और बची हुई चीज बी नहीं है, क्या है बची हुई चीज? बी स्क्वायर। तो अगर बी स्क्वायर 1/8 हुआ है तो बी की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 1/8 से 1/2√2 टाइम्स होगी। तो आपके 2 और 4 ये दोनों आंसर्स करेक्ट है। क्लियर है लॉजिक? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये रिएक्शन दी हुई है ऑल गैसेस वाली, COCl2 CO और Cl2 में डिकम्पोज हो रहा है। इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर्स ऑफ, इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर्स ऑफ, तीनों नाम कॉमा कॉमा करके लिख दो। इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर्स ऑफ COCl2, CO, Cl2।
equilibrium partial pressures of COCl2, CO and Cl2 are 0.1 atm, 0.1 atm, 0.2 atm respectively. Equilibrium partial pressures of COCl2, CO, Cl2 are 0.1, 0.1, 0.2 atm respectively. If partial pressures of CO and Cl2, if partial pressures of CO and Cl2 are halved at equilibrium, if partial pressures of CO and Cl2 are halved at equilibrium, then find new equilibrium partial pressure of COCl2. Then find new equilibrium partial pressure of COCl2. पिछले क्वेश्चन जैसा ही है ये, केपी चेंज नहीं होगा, उस थॉट प्रोसेस पे ही बेस्ड क्वेश्चन है ये. बिल्कुल आप इसे पिछले क्वेश्चन की तरह करें कि केपी में बात हो रही है पार्शियल प्रेशर्स में, तो केपी का फॉर्मूला इस रिएक्शन के लिए कैसा लिखा जाएगा. आप इस रिएक्शन के केपी का एक्सप्रेशन लिखें, क्या बनेगा वो, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ COCl2, सब पे एक एक पावर के साथ इस डिजाइन का बनता फॉर्मूला. अब आपको इसमें ये नंबर पुट करने की जरूरत भी नहीं है. दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, या तो 0.1, 0.1, 0.2 इसमें पुट कर दो, केपी निकाल लो. दूसरी बार वापस से केपी का फॉर्मूला लिखो, P डैश P डैश P डैश करके, प्रेशर नए हो गए ऐसा मान लो, पर केपी तो चेंज नहीं हुआ होगा, तो जो केपी पहली बार आ गया वही केपी वापस रख दो. और प्रेशर में CO का प्रेशर बोला है पहले से आधा, Cl2 का प्रेशर भी पहले से आधा, इस वाले के बारे में पूछा जा रहा है. तो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो केपी सॉल्व करके रख दें, यहां आधे आधे प्रेशर रख दें, तो ये वाला नया P डैश सॉल्व हो जाएगा. या एक ही बार में सीधे करना है, ये वाले को कैसा करने को बोला, हाफ, ये वाले को भी कैसा करने को बोला, हाफ. जवाब आ चुका है. अगर ये दोनों एक एक 1/2 एक्स्ट्रा दे रहे हैं और आप चाहते हो कि इसको कांस्टेंट ही रहना है, तो यहां नीचे कुछ ऐसा क्रिएट होना चाहिए जो दोनों के हाफ हाफ को काट दे. और क्या मतलब है उसका, ये वाला शुड बिकम कितना, 1/4. एक 1/4 का फैक्टर इन दोनों हाफ और हाफ को काट देगा. यही आंसर है आपका. यानी P डैश COCl2 का नया कैसा होना चाहिए, जो उसका पहले चल रहा था उसका 1/4, तो 0.1 का 1/4. ये ऐसा तरीका है जिसमें आपको केपी निकालना नहीं है, सीधे 1/4 करके आंसर आ गया. दूसरा तरीका ये हो सकता है, केपी इक्वल टू पहली बार का निकालने में CO और Cl2 के 0.1, 0.2 रखे, नीचे 0.1 रखा, वापस से P डैश CO पहले से आधा रखा, P डैश ऑफ Cl2 पहले से आधा रखा, और P डैश ऑफ COCl2 निकालना चाहते हैं. केपी विल रिमेन सेम बोल के दोनों केपी आमने सामने इक्वल टू रख दें, तो भी ये पहले का 1/4 ही सॉल्व होके आएगा. तो एक दो क्वेश्चन ऐसे भी दिखेंगे आपको जिनमें केपी कैसी जिन फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है. यहां पे मैंने ये जब नोट लिखाया तो कुछ स्पेशल चीजों के मैंने नाम क्यों लिखे अलग से, कि केपी और केसी प्रेशर पे, कंसंट्रेशन पे, इनर्ट गैस पे डिपेंड नहीं करते, क्योंकि ये वो नाम है जो आगे कभी आपको लीच एटेलियर में पढ़ने हैं.
और ली चैटेलियर में पढ़ने के समय अगर कोई रिएक्शन ऐसी होगी तो वहां आप ये सीखोगे कि किसी फैक्टर को कम ज्यादा करने से इक्विलिब्रियम या तो डिस्टर्ब नहीं होगा या कभी कभी डिस्टर्ब होके शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन या कभी कभी शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ऐसे आंसर्स बनेंगे वहां। अब मान लीजिए आपका किसी क्वेश्चन में वहां ऐसा आंसर बना कि प्रेशर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ऐसा कुछ आंसर आया, तो आप उसको मेरे नोट से क्लैश नहीं कर सकते कि सर आपने तो कहा था केपीकेसी डिपेंड ही नहीं करते, तो फिर यहाँ आगे पीछे शिफ्ट क्यों हो गया। वो आपका आगे पीछे शिफ्ट हो ही इसीलिए रहा है ताकि केपीकेसी की वैल्यू पे फर्क ना पड़े। उसी जगह पे बैठे बैठे अब उसका केपीकेसी सेम नहीं रह सकता, इसलिए वो इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो आपके ली चैटेलियर प्रिंसिपल में जब फॉरवर्ड बैकवर्ड शिफ्टिंग की बात होती है तो वो एक अलग टॉपिक है। शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन डज नॉट मीन केपीकेसी की वैल्यू कम ज्यादा होना। केपीकेसी तो केवल टेम्परेचर से ही चेंज होते दिखेंगे आपको, ठीक है। अब हम ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं जो इस चैप्टर का सबसे मेन काम है। बल्क में आपको वही स्टेप्स बार बार होते दिखेंगे। कोई रिएक्शन दी हुई आएगी, उसमें मेजॉरिटी टाइम्स जो डेटा होगा वो इनिशियल बोल के दिया होगा। आपको बैलेंस रिएक्शन को देखकर जो इनिशियल डेटा है उसको t इक्वल टू 0 में रखना है। x के टर्म्स में कुछ एट इक्विलिब्रियम नई इक्वेशन बनानी है और वो केसी वाला है तो अपॉन v करके आप केसी में रख दोगे और पार्शियल प्रेशर निकाल के या फिर केपी में पुट कर दोगे। वो स्टेप्स बार बार होने हैं। उसमें जहां बीच में मुझे लगेगा कोई एक दो पॉइंट थ्योरी बताने का है वो मैं बता दूंगा, बाकी वो करके सीखने वाला काम है, उसमें अलग से कुछ थ्योरी नहीं है। तो सीधे हम उस तरह के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। उसी में 2-4 क्वेश्चंस के बाद अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला कंसेप्ट और मिक्स कर देंगे। मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा, a प्लस बी गिव सी प्लस डी, सारे गैसेज हैं, a प्लस बी रिवर्सिबल सी प्लस डी। One mole of each reactant, 1 mole of each reactant is initially taken. 1 mole of each reactant is initially taken if Kc equal to if Kc equal to 4, then find. If Kc equal to 4, then find moles of moles of D formed at equilibrium. Moles of D formed at equilibrium. अब जल्दबाजी नहीं करें, यहां पे देखिए साथ साथ एक एक स्टेप पे डिस्कशन करते हुए चल रहे हैं। तो जो मुझे थ्योरी में पॉइंट्स लिखाने वो अपने आप यहां पे आपको दिखेंगे यूज में आते हुए। सुनिएगा, ऐसी रिएक्शन में t इक्वल टू 0 का डेटा क्वेश्चन में अभी दिया आया, बताइए क्या लिखना है मुझे। 1 मोल ऑफ ईच रिएक्टेंट बोला गया। आप मोल्स में इक्वेशन बना रहे हैं और ये 1 मोल पे चालू हो रहा है, ईच रिएक्टेंट तो ये भी 1 मोल पे चालू हो रहा है। प्रोडक्ट्स 99% केस में 000 करके लिखोगे आप, पहली वार्निंग यही है। आपको इतनी ज्यादा आदत होगी 100, 500, 1000 करने की कि आप कोई एक क्वेश्चन गलत कर दोगे, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने तब प्रोडक्ट के भी 1 मोल 2 मोल बता रखे होंगे। हर बार प्रोडक्ट 0 पे स्टार्ट होना जरूरी नहीं है। तो सर इस रिएक्शन में शुरू से तो सी और डी 0 ही होंगे ना, वहां 1 मोल कैसे आ सकता है। अगर क्वेश्चन वाला कह रहा है कि सबका 1 मोल प्रेजेंट है तो इस रिएक्शन से सी और डी नहीं बने होंगे तो दुनिया में कहीं और तो सी और डी मिलता होगा ना। तो वो ये कहना चाह रहा है कंटेनर में सबके मोल पहले से प्रेजेंट है, तो यानी यहां नॉन जीरो वैल्यू भी कभी ना कभी आ सकती है। हर बार आंख बंद करके उधर 0 नहीं लिखें। इस क्वेश्चन में 0 है क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं बोला, 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट ही बोला था। अब अगली इक्वेशन बनाना आता है अपने को। x के टर्म्स में जो इक्वेशन बनती है बैलेंसिंग के कोफिशिएंट को देखते, जिसका जो कोफिशिएंट है x उसी के मल्टीपल में कम ज्यादा करते हुए लिखते हैं। तो बोलिए यहां क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स, x और x
हो गया। मैंने आपको बोला था डेल्टा एन जी जीरो अगर किसी रिएक्शन का है तो बहुत सारी मदद होती है उससे। ये रिएक्शन डेल्टा एन जी जीरो की है और देखिए इसकी बहुत बड़ी मदद क्या है। अब जब आपने इसका केसी लिखा तो आपको सी की और डी की कंसंट्रेशन ऊपर रखनी है और ए की और बी की कंसंट्रेशन नीचे लिखनी है। यही है फॉर्मूला, सी इंटू डी पावर 1 अपॉन में इंटू बी पावर 1। आपने जो इक्वेशन बनाई है ये मोल में बनी हुई है, जबकि यहां रखनी कंसंट्रेशन है, लेकिन क्वेश्चन में तो वॉल्यूम लापता ही रह गया ना, तो वो जानबूझ के ही लापता छोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है इस समय, वरना वॉल्यूम मुझे देना पड़ता। आप यहां मोल बाय वी मोल बाय वी मोल बाय वी मोल बाय वी लिखेंगे, वो वी कटने हैं। अगर पावर ऊपर नीचे कम ज्यादा होती तो मुझे वी देना ही पड़ता, आप वो वी खुद से कुछ एज्यूम नहीं कर रहे होते। तो यहाँ पे मैं वी का यूज करते हुए दिखा रहा हूं मेरी इक्वेशन क्या बन रही है। बोलिए सी के लिए, सी के लिए ये रहा सी का खाना, एक्स उसके मोल है, वी का डिवाइड कर रहे हैं, एक्स बाय वी, एक्स बाय वी, 1 माइनस एक्स बाय वी, 1 माइनस एक्स बाय वी। वी आपका वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है। अगर उसको बचना होता फॉर्मूले में तो जरूर दिया आएगा, अभी वो कैंसिल होना इसलिए दिया नहीं था। कितना केसी दिया था? 4। क्या बच गया? एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का भी स्क्वायर। और अब सबसे ज्यादा जरूरी बात सुनिए, आपके डेल्टा एन जी जीरो का सबसे बड़ा वरदान आपके लिए यही है कि अगर ऊपर स्क्वायर आएगा तो नीचे भी स्क्वायर ही आएगा, ऊपर क्यूब आएगा तो नीचे भी क्यूब ही आएगा। ये बहुत बहुत बड़ी मदद है। अगर आपने नीचे ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया तो सत्यानाश हो चुका है क्वेश्चन का। 15 सेकंड के क्वेश्चन को 2 मिनट का बना दिया आपने। आपको इसको सिंपली परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से स्क्वायर रूट लेना है तुरंत, अगली लाइन में फटाक से एक्स आ जाता। समझ में आया क्या बोला मैंने? अगर आपने इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करके खोल दिया और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने लग गए, एक्स तो तब भी आ जाएगा, लेकिन टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। आपको डेल्टा एन जी जीरो का एडवांटेज ये है, ऊपर नीचे पावर सेम मिलने की वजह से वो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब होगा, तुरंत स्क्वायर रूट क्यूब रूट ले सकते हैं। हो सकता है यहाँ क्यूब आ रहा हो, यहाँ क्यूब आ रहा हो, यहाँ आपको 27 लिखा दिखे, तुरंत उसकी क्यूब रूट लीजिए, 3 उधर से वो क्यूब हटा देंगे आप। अरे बात समझ में? तो सर कभी ना कभी तो पावर ऊपर नीचे कम ज्यादा भी तो आएगी। अगर ये ऐसा आ जाता तो, अगर ये ऐसा आ जाता तो क्वेश्चन वाला कुछ ऐसा देगा कि सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव ही रहे। वो आपको बोलेगा एज्यूम एक्स टू बी वेरी स्मॉल, और आपको नीचे वाला एक्स इग्नोर करना अलाउड होगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन अगर एनसीईआरटी खोल के देख ली तो उसमें हर क्वेश्चन क्वाड्रेटिक से ही सॉल्व हो रखा है। तो यहाँ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन और यहाँ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दोनों में बहुत अंतर है। ऑब्जेक्टिव में कभी क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व कराएगा, वो आपसे बोल देगा आपको कि एक्स को छोटा मान ले और आपको आराम से ही एक्स निकलता दिखेगा। जब एक्स आ जाए तुरंत टिक मार दे आंसर। नहीं, आपने हर खाने में एक्स के टर्म में ही कुछ कुछ लिखा है, तो पूछना पड़ेगा क्वेश्चन ध्यान से कि एक्स ही मेरा आंसर है या नहीं। अभी क्या पूछा है? डी के कितने मोल हैं? डी के मोल एक्स ही हैं। तो क्वेश्चन वाला तो ए के भी पूछ सकता था, तो 1 माइनस एक्स में उस एक्स को रख रहे होते। फिलहाल आपका आंसर एक्स पे खत्म हो गया है, यही है मोल ऑफ डी फॉर्म। थ्योरी ज्यादा कुछ नहीं है, आपको ऐसे 2, 5, 10, 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, स्टेप आपको रट जाते हैं। ठीक है, वापस अगले क्वेश्चन में यही रिएक्शन लिख दो, ए प्लस बी गिव सी प्लस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम रिएक्शन वापस है, ए प्लस बी रिवर्सिबल सी प्लस डी, सारे गैस हैं।
लिखिए 1 mole of each reactant, 1 mole of each reactant and product, 1 mole of each reactant and product is initially taken in 5-liter container. 1 mole of each reactant and product is initially taken in 5-liter container. If Kc equal to 9, then find, if Kc equal to 9, then find equilibrium concentrations of A and C. If Kc equal to 9, then find equilibrium concentrations of A and C. चीजें कम कम जुड़ती हुई दिखेंगी. प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस, एरिथमेटिक पार्ट है, रिपीटेटिव, उसमें बार बार सेम तरह की चीजें सॉल्व होती दिखेंगी. क्या है पहले क्वेश्चन से अलग? t बराबर 0 पे प्रोडक्ट भी 1 से ही चालू हो रहे हैं, तो 1 1 1 1 बनी इक्वेशन आपकी. इससे क्या फर्क पड़ेगा? नेक्स्ट वाली इक्वेशन में भी आपको वैल्यू पे ध्यान देना है. या 1 माइनस एक्स होंगे तो वहां 1 प्लस एक्स होगा. 1 तो वो ऑलरेडी थे, एक्स एक्स और बन गए, तो वहां 1 प्लस एक्स लिखने में आएगा. केसी का फॉर्मूला वैसा ही है, अपॉन वी करके लिखे, और डेल्टा एनजी 0 की वजह से वी के टर्म अभी भी कट गए. तो जो केसी आपको 9 दिया है वो ऐसा आता दिखना चाहिए. यहां तक आ रहा है सबका? प्रोडक्ट के 1 प्लस एक्स 2 बार यानी होल स्क्वायर में दिखेंगे, और 1 माइनस एक्स रिएक्टेंट के 2 बार वो भी होल स्क्वायर में दिखेंगे. वी के टर्म कैंसिल आउट हो चुके हैं. अभी भी परफेक्ट स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट आराम से ले पा रहे हैं. तो 3 आ गया इधर, इधर 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स आ गए. ये आगे सॉल्व करते जाएं, आपको एक्स कितना 1/2 आता दिख जाएगा. यह है x बराबर 1/2 आ चुका है. अब बोलिए क्या बोले थे आंसर? ए और सी कितना कितना है? 1.5 और 0.5. ए का 0.5, 0.5 कितनों का है ए का आंसर? A at equilibrium, C at equilibrium. छोटी छोटी सारी गलती दिखेंगी हर क्वेश्चन में आपको. ये X आंसर नहीं है, ये तो समझ में आ रहा है. ये X A के खाने में भी रखेंगे, ये भी समझ में आ रहा है. C के खाने में रखेंगे, ये भी समझ में आ रहा है. स्टिल वो आंसर नहीं है, क्योंकि आपने इक्वेशन मोल में बनाई है. कंसंट्रेशन का मतलब मोल बाय वॉल्यूम होता है. पर सर वॉल्यूम तो कट गया था ना, तो क्या सारी दुनिया से वॉल्यूम खत्म हो गया? इस फॉर्मूले में कट गया था. अलग से तो मोल बाय वी लिखना पड़ेगा ना अभी भी. तो क्या है बोलिए? एक ही कंसंट्रेशन 1 माइनस एक्स मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जो है 5 लीटर, ये आएगा 0.1 मोलर. और ये है 1 प्लस एक्स मोल, अगेन वॉल्यूम वी 5 का डिवाइड, और ये है 0.3 मोलर. यहां पे हाफ रखेंगे तो आधा मोल बचा, आधा यानी 0.5. 0.5 बाय 5 इज 0.1, ये एक ही है. यहां आएंगे 1.5 तो डिवाइड बाय 5 होके 0.3. कंसंट्रेशन का आंसर अलग है, मोल पूछते तो आंसर अलग है. वॉल्यूम 1 लीटर होने पर ही मोल और मोलैरिटी सेम बोली जा सकती है. मोल अलग चीज है,
कंसंट्रेशन या मोलारिटी अलग चीज है। स्टेप्स में कोई ऊपर नीचे नहीं है, वही बेसिक सॉल्विंग हुई जैसा पिछला क्वेश्चन में था। एक जगह अंतर यहां आ रहा है कि इनिशियली प्रोडक्ट भी 0 नहीं थे, 1 से चालू हुए। बीच की सॉल्विंग वैसी ही है। परफेक्ट स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट लेके एक्स निकालना आसान है। वो एक्स आप किसी के भी खाने में पुट कर सकते हैं। अभी इक्वेशन मोल में बनी है, मोल पूछने पे आंसर अलग होगा, और अपॉन वी कर देंगे तो कंसंट्रेशन भी आ जाएगी। क्लियर है? कुछ थ्योरी पॉइंट अब इन दोनों क्वेश्चंस के बाद लिख रहे हैं, जो आपको क्वेश्चंस में आगे यूज में आते दिखेंगे। नोट का पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट इस बारे में है कि जीरो टाइम वाली और एट इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन किस किस पैरामीटर में बनानी मुझे अलाउड है। आपको ये x x x या कहीं 2x कहीं 3x कहीं x/2 लिखना है, उसके लिए आप इन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे ध्यान दे रहे हो ना। अगर यहां a के साथ 3 इंटू बी होता तो आपने यहां 3x माइनस किए होते, यहां अगर 2c बना होता तो यहां 2x बनाए होते। तो स्टोइकोमेट्री मैटर कर रही है आपके लिए। यानी मैं ये नियम कायदा सिर्फ उन्हीं पैरामीटर्स पे लगा सकता हूं जो या तो खुद मोल हो या मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलते हो। तो आपकी ज्यादातर बार ये इक्वेशन किस में बनेगी? मोल्स में। कभी कभी क्वेश्चन वाला आपको इनिशियली ए और बी कंसंट्रेशन में ही देगा, और आप कंसंट्रेशन में भी एज इट इज सेम पैटर्न फॉलो कर सकते हो। जैसे जीरो फर्स्ट ऑर्डर में याद करिए, ए नॉट और एटी लिखते थे तो वो कंसंट्रेशन ही तो थे। तो अगर कंसंट्रेशन होंगे तो एक स्टेप बचेगा आगे जाके, कौन सा? अपॉन वी का पंगा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने इक्वेशन कंसंट्रेशन में बना रखी है। अगर a प्लस 3b में मोल्स में x 3x होगा तो कंसंट्रेशन में भी x और 3x करके ही होता। तीसरी चीज, अगर गैसेज हैं, pv इक्वल टू nRT फॉलो होगा तो प्रेशर p और मोल्स n आमने सामने ही तो है। तो अगर यहां पे प्रेशर में 1 atm से चालू करोगे तो 1 माइनस एक्स प्रेशर में लिखना भी अलाउड है। जैसे जैसे मोल्स खर्च होंगे प्रेशर में भी फॉल उन स्पीशीज के आएगा ही आएगा। तो क्या क्या चीजें अलाउड है मुझे इक्वेशन में? मोल्स में बनाना अलाउड है, मोलैरिटी में बनाना अलाउड है, प्रेशर में बनाना अलाउड है। क्वेश्चन में लिखा आया ए एंड बी ईच वर 1 ग्राम। अब ग्राम में सीधे नहीं चलेगा क्योंकि वो मोलर वाले कोफिशिएंट है। ग्राम वाले डेटा को मोल्स में बदलोगे तभी फॉलो होगा। लिखिए नोट का पहला पॉइंट है t equal to 0 and t equal to equilibrium. T equal to 0 and t equal to equilibrium. Equations can be formed. T equal to 0 and t equal to equilibrium. Equations can be formed in terms of moles, comma concentration, comma pressure. मोल्स कॉमा कंसंट्रेशन कॉमा प्रेशर, ब्रैकेट में स्टार मार्क बना के लिख दें। नॉट इन टर्म्स ऑफ मास, नॉट इन टर्म्स ऑफ मास। दूसरा पॉइंट, इनिशियल डेटा मानने के लिए भी कुछ रूल्स हैं। अगर आपकी रिएक्शन में रिएक्टेंट एक ही है, ए बराबर बी प्लस सी टाइप, और आप इक्वेशन मोल में बनाना चाहते हैं, क्वेश्चन वाला आपको ए के मोल जितने चाहे दे सकता है। सिंबल में भी ए बी करके दे सकता है, 2, 5, 10, 0.1, 0.5 कुछ भी दे सकता है। कुछ भी दिया नहीं आया तो प्रोडक्ट साइड पे 0 मानना अलाउड है, रिएक्टेंट साइड पे नहीं। सब कुछ ही 0 लिख दोगे तो रिएक्शन कैसे होगी? तो आपको कुछ ना कुछ इनिशियल डेटा मानना है। फॉर अ सिंगल रिएक्टेंट इनिशियल मोल 1 मानने अलाउड है। अगर दिए नहीं है तो, दिए हैं तो जो दिए वो मान ही रहे होंगे। अगर मल्टीपल रिएक्टेंट है, तो इनिशियल मोल
ए और बी टाइप दो रिएक्टेंट हैं, 1 और 1 दोनों के नीचे नहीं लिख सकते, तो क्या रूल है? नॉट गिवन पे ही बात हो रही है ये। अगर रिएक्टेंट के शुरुआत वाला डेटा दिया नहीं है तो मानने के दो तरीके हैं। फॉर सिंगल रिएक्टेंट एक मान के सॉल्विंग हो जाती है, मल्टी रिएक्टेंट सबके नीचे एक एक नहीं लिख सकते। तो रूल है बैलेंसिंग जिस रेशो में दिख रही है उसी रेशो में ही उनके इनिशियल मोल माने जाएंगे। जैसे हेबर प्रोसेस है, N2H2 दोनों ही लापता हैं, क्या मानने पड़ेंगे? एक और एक नहीं, एक और 3 करके ही माने जाएंगे। ये मजबूरी वाली बात है, कभी एज्यूम करना पड़ता है तो रेयर केस में ही करना पड़ता है, अदरवाइज जो डेटा रिक्वायर्ड है क्वेश्चन वाला खुद देगा ही आपको। कुछ नॉन जीरो मानने की छूट केवल आपको रिएक्टेंट के लिए है, प्रोडक्ट में जब तक नहीं दिया है आप प्रोडक्ट जीरो से ही स्टार्ट करोगे। अमोनिया वाले क्वेश्चन में टी बराबर 0 पे 1 3 2 नहीं लिख के बैठा जा सकता, प्रोडक्ट में नॉट गिवन पे 0 से स्टार्टिंग करनी है। रिएक्टेंट में सिंगल रिएक्टेंट है तो सीधे 1, मल्टी रिएक्टेंट है तो उसी रेशो में 1 3 2 3 मानेंगे जो उनकी बैलेंसिंग के कोफिशिएंट दिख रहे हैं। क्लियर है? छोटे छोटे रूल्स है। अगर कभी आपने ये इक्वेशन प्रेशर में बनानी थी, प्रेशर इनिशियल, प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, तो थोड़ा सा सावधान रहना है। क्वेश्चन में प्रेशर के फॉर्म में डेटा आगे कुछ दिया है कि बाद का टोटल प्रेशर 500 टॉर है, बाद का प्रेशर 2.5 ATM है, और आप केपी का क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको फील आ रहा है कि ये क्वेश्चन केवल प्रेशर में ही होना है। तो प्रेशर में आपको इनिशियल एज्यूमिंग में ये सुविधा नहीं है कि सर ए गिव्स बी रिएक्शन थी, ए का शुरू का प्रेशर दिया नहीं है तो जैसे मोल में नहीं दिया तो 1 मान लिया, तो क्या प्रेशर में 1 मान लो? ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एटीएम में 1 लिखने का मतलब आपने उसको प्री डिसाइडेड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जैसा खुद से मान लिया, वैसा करना अलाउड नहीं है। तो प्रेशर में आपको सिंबल में ही अननोन चलाना पड़ेगा, पी इनिशियल या पी एट टाइम 0 बोल के ऐसा कुछ सिंबल आप मान लें, पी आई या पी नॉट, पी 0 टाइप, उस समय 1 ATM नहीं माना जाएगा। स्पेशली कहां की बात हो रही है? प्रेशर के केस में। ठीक है, छोटे छोटे से पॉइंट्स है जो क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं आपको यूज में आते दिखेंगे। ए और बी, सी और डी फॉर्म में ये बैलेंस रिएक्शन दिया है, ए प्लस 2B से C प्लस 2D बन रहा है। अगर इनिशियली बी की कंसंट्रेशन ए से 1.5 गुना 1.5 टाइम्स पे चालू हुई और इक्विलिब्रियम आते आते बोला है ए और डी
कंसंट्रेशन में बराबर हो गए, तो इस डेटा की हेल्प से केसी निकालना है। क्योंकि क्वेश्चन में यहां वर्ड कंसंट्रेशन यूज्ड है, यहां भी कंसंट्रेशन वर्ड यूज्ड है, तो मुझे पिछले दोनों क्वेश्चन की तरह इक्वेशन मोल्स एट जीरो, मोल्स एट इक्विलिब्रियम लिखने की जरूरत नहीं है। क्या बनेगी इक्वेशन? कंसंट्रेशन एट टाइम जीरो, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो इससे क्या फायदा मिलेगा? बाद में अपॉन वी का चक्कर नहीं है, सीधे जो कंसंट्रेशन होंगी वो डायरेक्टली पुट हो जाएंगी केसी में। बोलिए क्या लिखें स्टार्टिंग? इस लाइन को पढ़ के बताइए क्या लिखें टी बराबर जीरो पे। जो भी ए की माननी है, बी वाली उससे 1.5 टाइम्स माननी है। तो अगर ए वाले खाने में 1 लिखा तो बी वाले खाने में क्या? सर आप ही ने तो कहा था स्टोइकोमेट्री के हिसाब से मानो, वो तो यहां तो कुछ बोल रहा है ना, उसी के हिसाब से मानना है। 1 और 1.5 से चालू हुए। प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं बोला, तो 0 से ही चालू करने हैं। ये है 1, 1.5, 0 और 0, ये है टी इक्वल टू 0। अब नॉर्मल एक्स के टर्म में लिखवा दीजिए अगली, 1 माइनस एक्स, 1.5 माइनस 2x, इधर x, इधर 2x। अब कुछ ऐसा दिया है जिससे x आ जाएगा इक्विलिब्रियम पे a बराबर d दिया है, तो a के खाने में जो भी था वो और d के खाने में जो भी था वो बराबर लिख दीजिए आमने सामने। ये x आ गया, तो x आ गया यहां से 1/3। क्या करें इस x का? सारे खानों में रख दो इसको, x की वैल्यू 1/3 सब में रख दीजिए। इन सब जगह x को 1/3 आप पुट कर चुके हैं। KC इज इक्वल टू C इंटू डी स्क्वायर और A इंटू बी स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला बनना है। इसमें सिर्फ सॉल्विंग बचेगी आपकी। C वाली वैल्यू है 1/3, D वाली है 2x यानी 2/3, उस पे स्क्वायर भी आएगा। A वाली है 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 1/3 रख के वहां पे 2/3 आएगा, और 1.5 माइनस 2/3 ये आएगा 2.5/3, और इस पे भी स्क्वायर आएगा। नीचे के 3 सारे आप उड़ा सकते हो, 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर वो सारे कट जाएंगे। तो ये 2 का स्क्वायर 4 ऊपर बचेगा, और 2 इंटू 6.25 ये नीचे बचेगा। फ्रैक्शन में अगर लिख के छोड़ें इसे तो 4/12.5 है, 8/25। इस आर्टिकल के क्वेश्चंस में आपको हर क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को मिल रहा है ऐसा नहीं है, वो मैथ्स पार्ट रिपीटेटिव दिखेगा सारे क्वेश्चंस में। तरीका जितनी ज्यादा बार क्वेश्चंस पे अप्लाई कर रखा होगा उतना अपन फास्ट चल पाएंगे क्वेश्चंस में।
कहाँ चल दी है? अभी खत्म थोड़ी ना हुई क्लास, कहाँ घूमने चल दी है? लिखो क्वेश्चन, लिखो एक और। होमवर्क है, होमवर्क है, लिखो। ए प्लस बी रिवर्सिबल 2C प्लस डी। ए प्लस बी रिवर्सिबल है 2C प्लस डी। ए प्लस बी रिवर्सिबल साइन 2C प्लस डी। If initial concentration of both A and B, if initial concentration of both A and B is 1 capital M, 1 molarity, if initial concentration of both A and B is 1 molar and Kc equal to 10 की पावर 8, Kc equal to 10 to the power 8, then find equilibrium concentration of A. Initially A और B 1 molar है, Kc दिया है 10 to the power 8, then find equilibrium concentration of A. ठीक है?